नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर जबरदस्त बहस जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का शासकीय संकल्प पेश किया। सत्ता पक्ष की ओर से लता उसेंडी ने चर्चा की शुरुआत की। वहीं विपक्ष की ओर से अनिला भेड़िया ने 33% आरक्षण का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा। चर्चा के बीच उज्ज्वला और रसोई गैस की किल्लत सदन में उठाया और रसोई गैस संकट पर भी जमकर बहस हुई। तो आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम विधेयक के लोकसभा में गिर जाने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की थी कि एक दिन का विशेष सत्र इस पर आयोजित किया जाएगा। बल्कि चेतना की पहली प्रखर आवाज भी थी, जिस महिलाओं ने देश की आजादी, सम्मान के उत्थान और सुशासन की नींव रखी। क्या उन्हें लोकतंत्र में वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? आज हमारे साथी ने जो वादा किए हैं उसके लिए हमारे प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल माफ नहीं करेगी। महोदय, मुझे दुख के साथ यह करना पड़ रहा है, जब जब महिलाओं को अधिकार देने की घड़ी आई, तब तब महिलाओं को अधिकार कांग्रेस और इनके अलायंस पार्टनरों ने शब्द तो दिए, पर निर्णायक भूमिका निभाने का साहस नहीं दिखाया। यही सच है और यही आज देश को जाननी चाहिए और देश की महिलाएं इसको देख रही हैं और समय आने पर उसका जवाब भी देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, कुछ लोग आज भी दबी जुबान में पूछते हैं महिलाओं को राजनीति की आरक्षण की क्या आवश्यकता है, महिलाएं क्या करेंगी महिला राजनीति में जा करके। ये दबी जुबान में बोलते हैं, भले ही सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को टसन है कि महिलाएं आगे मत ही आए। वो लोग है ही। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जब जब महिलाएं हर क्षेत्र में देश की नेतृत्व कर सकती हैं, तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सीमित क्यों रहे? भारत की महिलाएं आज केवल घर नहीं संभाल रही है, वे देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, सेना, खेल और न्याय व्यवस्था हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आप जो बात बोल रही हैं बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन ये बात सदन में रख रही हैं, मैं उससे कहीं पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके दल में इस बात को बोलना चाहिए। आपके दल में ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सर्वाधिक अन्याय अगर वो कहीं आगे भी हो रहा है तो आपके दल में हो रहा है। थोड़ा सुन लीजिए मेरा बात को, मैं आगे भी आती हूँ। इसका उदाहरण बता दीजिए, कहाँ हो रहा है? एक मिनट। अरे पूरे देश में अन्याय हो रहा है महिलाओं के संग, क्योंकि जब लोकसभा में एक भाषण है, मैं यहाँ बोलोगे तो ला के रिकॉर्ड रख दूंगा। एक बिहार में आपके दोस्त हैं नेता वहां के, जिनके संग अभी बिहार चुनाव लड़े थे, उनके बड़े नेता लोकसभा में बोले थे कि बॉब्ड कट हेयर वाली महिलाएं आ जाएंगी, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये तो आपके विचार हैं, उन्हीं के संग अभी विरोध किए हो आप लोग। हम सर्वसम्मति में शामिल हुए हैं, ये भी सदन के रिकॉर्ड में है। लोकसभा में धर्मजीत भैया, आप लालू यादव जी ने विरोध किया था और यही बोला था, बोलोगे तो मैं यहाँ ला कर धीरे धीरे उसी 2023 में सर्वसम्मति में आए कि नहीं, हम समर्थन किए हैं कि नहीं? आपने बोला ना कि आपके दल में, तो बताइए ना उदाहरण कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? आपके दल में अन्याय का मतलब 18 राज्य में सरकार है, केवल एक मुख्यमंत्री महिला जानकारी के साथ, यही तो अन्याय है सदन में महोदय जी। और धीरे धीरे अभी तक एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना। छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री में यादव जी, आपको बहुत चिंता है। 18 राज्य में आपकी सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री है। आपके कितने राज्य में है, कितने जगह मुख्यमंत्री बनाए हो महिला को? हम तो देश के प्रधानमंत्री भी बनी हमारे पार्टी। अभी तो बताओ, कर्नाटक में आपका है मुख्यमंत्री महिला, देश के प्रधानमंत्री में है। माननीय सदस्यों से तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही बिलासपुर से। कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर ईडी की रेड। तड़के ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों ने मारी रेड। ज्वेलरी दुकान में भी पहुंची ईडी की टीम। राम ज्वेलर्स नाम से संचालित है फर्म।
विवेक अग्रवाल के भाई विकास के शराब घोटाले से जुड़े हैं तार। शराब घोटाला मामले में फरार चल रहा है आरोपी अनवर ढेबर का करीबी है आरोपी विकास अग्रवाल। 2000 करोड़ के कथित घोटाले के सिंडिकेट का है मेंबर। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिलासपुर में ईडी की रेड। यहां पर 2000 करोड़ के कथित घोटाले का सिंडिकेट का मेंबर विकास अग्रवाल कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर ईडी की रेड है। तड़के ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों ने मारी रेड। ज्वेलरी दुकान में भी पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले के मामले में एक के बाद एक ईडी ने कार्रवाई चालू कर दी है। छत्तीसगढ़ में हर तरफ ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज ईडी बिलासपुर के एक बड़े सराफा कारोबारी के यहाँ पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ व्यापार विहार के साई मंदिर के जस्ट बाजू में स्थित विवेक अग्रवाल जो सराफा के एक बड़े कारोबारी है, उनके जो भाई जो विकास अग्रवाल है, जिनका नाम अनवर ढेबर के साथ पाया गया है, एक आरोपी पाया गया है। आप देख सकते हैं ये वही मकान है, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चालू है। सुबह करीबन 6 बजे के आसपास ईडी की टीम करीबन 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। करीबन 4 गाड़ियों यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार यहाँ पर के अंदर जांच चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विवेक अग्रवाल है बिलासपुर के मध्य नगरी चौक पे स्थित है, उनका एक श्री राम ज्वेलर्स एक बड़ा शॉप है, उससे उनके ही एक छोटे भाई है विकास अग्रवाल जो करीबन फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनके जो अनवर ढेबर है उनके साथ उनका तार जुड़ा हुआ है। कथित शराब घोटाले को लेकर लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। अभी देखना ये होगा जो ईडी की टीम बिलासपुर के इस मकान में पहुंची हुई है, क्या क्या उनको यहाँ पर दस्तावेज मिलता है। जो शराब घोटाला मामला है उस पर जो ईडी की टीम है और कहां पर कार्रवाई करती है। इसके अलावा भी जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो शराब घोटाले से जुड़े आरोपी है उनके यहाँ पर भी छापामार कार्रवाई की भी जानकारी मिल रही है। ये देखना अब ये होगा कि जो ईडी यहाँ पर अपना जो दस्तावेज खंगाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंगाल रही है, उससे कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, NH न्यूज बिलासपुर। दुर्ग जिले में भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर ईडी की जांच टीम ने सुबह सुबह दबिश दी। यह कार्रवाई दुर्ग की महेश कॉलोनी स्थित उनके निवास और कार्यालय में एक साथ शुरू की गई। 2 गाड़ियों में सवार होकर दर्जन भर से अधिक अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से परिसर के बाद सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। वर्तमान में अधिकारियों द्वारा दस्तावेज, कंप्यूटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है। बता दें कि चतुर्भुज राठी का अमर इंफ्रा ग्रुप काफी बड़ा है, जिसके तहत 6 से अधिक फर्म संचालित होते हैं। इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के व्यवसायियों और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। खरगोन जिले के कतर गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं आप, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुन रहे हैं। तो कतर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने यहां औचक निरीक्षण किया। गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण उन्होंने किया, किसानों से बातचीत की, संवाद किया उनसे, उनकी समस्याएं जानी और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए खरगोन की ये खबर है गेहूं उपार्जन केंद्र का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औचक निरीक्षण किया। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
याचिका में निर्मला सप्रे की विधायकी शून्य करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान विधायक निर्मला सप्रे के अधिवक्ता ने दावा किया कि वह कांग्रेस व्हीप के अनुसार 27 अप्रैल के सत्र में मौजूद थी और अभी भी कांग्रेस में है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि मामला विधानसभा स्पीकर के समक्ष विचाराधीन है और प्रक्रिया जारी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दल बदल मामले में 90 दिन में फैसले की समय सीमा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर के जोरदार बहस जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का शासकीय संकल्प पेश किया। सत्ता पक्ष की ओर से लता उसेंडी ने चर्चा की शुरुआत की। वहीं विपक्ष की ओर से अनिला भेड़िया ने 33% आरक्षण का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। चर्चा के बीच उज्ज्वला और रसोई गैस की किल्लत पर बहस हुई, जिसके दौरान विपक्ष के विधायकों ने रसोई गैस संकट का मुद्दा सदन में उठाया और रसोई गैस संकट पर भी जमकर बहस हुई। विशेष सत्र को देखने आज प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची। देखा जा सकता है कि रायपुर की महापौर मीनल चौबे जी हमारे साथ है। मीनल चौबे जी, इस सत्र को कैसे देखती हैं? महिलाओं के लिए आज भी शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लाया है, कितना विश्वास है कि इसे पेश करेंगे और पहले क्यों नहीं हो सका? देखिए, मुझे लगता है कि ये संकल्प है वो सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, क्योंकि सारी महिलाएं हैं और मुझे लगता है कि सभी ये चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, 33% आरक्षण मिले। विपक्ष लगातार इसकी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, मगर जो आरक्षण है उसे किसी को भी किंतु परंतु नहीं है। कुछ समय पहले हमने छोटे सदन नगर निगम नगरीय निकाय में भी इस सदन को सर्वसम्मति, इस विषय को सर्वसम्मति से एजेंडे को पास किया है, मगर जो उच्च सदन में जो हुआ है और विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव को गिराया गया है उसके लिए हम खेद करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश की जो बहनें हैं, आधी आबादी हैं, वो इस विषय से आक्रोशित हैं और आने वाले समय में मोदी जी हैं वो 33% आरक्षण को लागू कर लेंगे। सदन में जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह से विधेयक गिरा, उसके बाद में जो स्थितियां बनी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो एक विषय ये अलग है कि प्रस्ताव गिरता है या नहीं गिरता है, मगर विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, विपक्ष की नेताओं नेत्रियों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि हम 33% आरक्षण के पक्ष में हैं। किसी भी कारणवश और किसी भी शर्त वो जो लगा रहे थे और ये प्रस्ताव गिरा तो जो उनकी हंसी थी और जो उनकी खुशी थी, जो विद्रूप हंसी थी, वो ठीक नहीं थी। और उससे साफ पता पड़ रहा है कि विपक्ष है और एक खास परिवार है, वो ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले और उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई अन्य महिलाएं वो राजनीति में सशक्त रूप से आए। महिलाएं क्या इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप आने वाले समय में देखिए, जो आधी आबादी के साथ जो छल हुआ है, आधी आबादी का जो अपमान हुआ है, उसका तो बदला जरूर हिसाब किया जाएगा। तो आधी आबादी के साथ छल किया गया और इसका बदला जो है वो आधी आबादी जरूर लेकर रहेगी, इस बात को मीनल चौबे जी कह रही। कुल मिलाकर आज जो सत्र है उसकी कार्रवाई देखने पूरे प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IH24/7 रायपुर। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी वर्मा जी भी पहुंची, जो राज्यसभा की सांसद है, उनसे सीधे बात करेंगे। सत्र की कार्रवाई को आपने बहुत करीब से देखा, महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प पर चर्चा हो रहा है, कितना विश्वास है? क्योंकि एक स्थान से सफलता नहीं मिली। देखिए, इस देश की बहनें सही में माफ नहीं करेंगी। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहती हैं कि इस देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में नीति निर्धारण में इस देश की विकास में समावेशी भूमिका निभाएं। लेकिन जो सदन में कार्यवाही चली, इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया था, सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो लगातार सत्ता में आने के बाद बहनों के विकास के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो विशेष सत्र के माध्यम से बहनों को नेतृत्वकर्ता के रूप में उनका अधिकार देना था। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ ईडी गठबंधन की जो पार्टी है, वो सारे लोगों ने एक नाटकीय घटनाक्रम करते हुए उस बिल को
पारित नहीं होने दिया और इसको पूरी देश की बहनों ने देखा है। संसद की कार्यवाही को हर बहनों ने देखा है और उन्हें पूरा आस्था कि भले राजनीति ये लोग करते हैं लेकिन हमारे अधिकारियों के लिए कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो वो राजनीति नहीं करेगा। लेकिन इस तरह से जो प्रस्ताव गिराया गया इनके द्वारा ये बहुत ही निंदनीय था। बहनें इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पूरे देश में बहनें आज आंदोलित हैं और वो उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। तो साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इनकी नीयत अलग है और नीति अलग है। आपने संसद की कार्रवाई देखी, संसद में आपने महिलाओं के बिल को गिरते देखा। आज विधानसभा की कार्रवाई में विपक्ष की भूमिका से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, विपक्ष तो नाटक ही कर रही है, पूरी तरह से नाटक कर रही है। ये महिला विरोधी है। कांग्रेस जो है वो कभी 30 दशक से लगातार इनके द्वारा कभी भी समर्थन नहीं किया जा रहा है, ये हो या इनके साथ गठबंधन के लोग हैं। तो ये इनका चरित्र ही है जो पूरे देश की बहनों ने देखा है और ये छत्तीसगढ़ में भी उजागर हो रहा है। जवाब देंगी महिलाएं? बिल्कुल जवाब देंगी। महिलाएं जवाब देती आ रही हैं और जवाब देंगी महिलाएं। दोहरा चरित्र जो है विपक्ष का उजागर हुआ है और साथ ही साथ महिलाएं जवाब देंगी, इस बात को भी लक्ष्मी वर्मा कहती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सिवनी हवाला कांड में फंसे डीएसपी समेत 3 आरोपियों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने ठोस साक्ष्य के अभाव में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आरक्षक नीरज राजपूत की याचिका खारिज कर दी गई है। राहत पाने वालों में डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी और जबलपुर के व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी शामिल हैं। इनकी ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। यह मामला 8 अक्टूबर 2025 को सिवनी में सामने आए हवाला कांड से जुड़ा है। उस समय डीएसपी पूजा पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीलादेही चौक पर महाराष्ट्र के हवाला कारोबारी की कार से करीब 2 करोड़ 96 लाख रुपए नगद जब्त किए। आरोप था कि पुलिस टीम ने पूरी रकम जब्त की, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 1.45 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। लखनवाड़ा थाना में एसडीओपी पूजा पांडे, डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 11 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सिवनी हवाला कांड में फंसे डीएसपी समेत 3 आरोपियों को बड़ी राहत मिली। मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की अदालत में हुई। अदालत ने ठोस साक्ष्य के अभाव में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के आदेश दिए। इस मामले में आरक्षक नीरज राजपूत की याचिका खारिज कर दी गई। राहत पाने वालों में डीएसपी पंकज मिश्रा और आरक्षक प्रमोद सोनी और जबलपुर के व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी शामिल हैं। इनकी ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। यह मामला 8 अक्टूबर 2025 को सिवनी में सामने आए हवाला कांड से जुड़ा हुआ है। धार जिले के तिरला के पास पिकअप और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कई मजदूर गंभीर हालत में साथियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ने मौके पर और कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही गांव के लोग पहुंचे और अपनों को खोकर बिलख पड़े। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। नवापुरा गांव में 8 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार को मंत्री सावित्री ठाकुर ने शोक जताया। इंदौर के ग्वाल टोली इलाके में एक मामूली सी बात के लिए नाबालिग ने जान दी। दरअसल 16 साल की नाबालिग का गुरुवार को जन्मदिन था। उसने अपने पिता से बर्थडे पर गिफ्ट खरीदने के लिए 5000 रुपए की मांग की थी। आर्थिक तंगी की वजह से पिता ने उसे 3000 रुपए दिए। इस बात से नाबालिग इतना नाराज हुई कि बुधवार को परिवार के सभी सदस्य एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हो गए, लेकिन वो नहीं गई। परिवार के सदस्य जब शादी से लौटे तो घर में नाबालिग का फंदे पर लटका शव मिला। परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुस्से में वो ऐसा कदम उठा लेगी।
तो बता दें कि इंदौर से ये जो खबर है दिल दहला देने वाली है। नाबालिग ने यहां पर सिर्फ जन्मदिन के लिए तोहफे के लिए 5,000 रुपए मांगे। आर्थिक तंगी की वजह से पिता ने सिर्फ 3,000 रुपए दिए और उसके बाद जिद, गुस्सा और मातम की तस्वीर निकलकर इंदौर से सामने आई। जन्मदिन पर 5,000 रुपए मांगे, आर्थिक तंगी की वजह से पिता ने 3,000 रुपए इस बच्ची को दिए। कम पैसे देने से नाराज नाबालिग ने फांसी लगा ली। पूरा परिवार शादी में गया था और लौटने पर फांसी के फंदे पर लटकती नाबालिग दिखाई दी। तो इंदौर की ये खबर है जहां नाबालिग ने अपने बर्थडे के मौके पर पिता से 5,000 रुपए की मांग की और उसे सिर्फ 3,000 रुपए मिले। इस वजह से वो नाराज हो गए। इंदौर से सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ में है। महेश, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या हो गया कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली? भाई 3,000 तो उसे मिल गए थे। घटना हुई है ये, और आमतौर पर इस तरह की घटनाएं देखने को रूटीन में मिलती है, पर इस खबर पे जब मैं गया हूं तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। पिता जो है वो ऑटो चलाता है, गरीब परिवार है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आज ही के दिन, ठीक आज उस बच्ची का जन्मदिन था, उसने अपने पिता से 5,000 रुपए की डिमांड की थी और पिता की हैसियत ना होने के बाद भी इसी तरीके से उसने 3,000 रुपए दिए उसको बच्ची को नए कपड़े खरीदने के लिए। इसके बाद भी उसकी नाराजगी जो है वो नहीं हटी और परिवार कल शाम को एक पास में शादी समारोह में गया हुआ था जहां पे इस बच्ची को भी जाना था, पर उसने मना कर दिया अपने गुस्से के चलते, और परिवार जब रात में वहां से लौटा है तो फांसी लगा ली। तो बहुत छोटी सी बात थी। अपने पिता की आर्थिक स्थिति को नहीं समझते हुए उसने अपनी जिद को आगे रखा और अपनी जिद को इतना आगे रखा कि उसने अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली है। तो ये बताता है कि अब कितने इम्पेशेंट्स होते जा रहे हैं बच्चे लोग, या अपनी स्थिति को ना समझते हुए और इस तरह की डिमांड की। अब ये जो घर का माहौल था, क्या वो उसके परिवार में जब हम लोग आज पहुंचे हैं तो वहां पे तैयारियां थी जन्मदिन मनाने की, एक जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से उन्होंने तैयारियां की हुई थी, पर एक इतना बड़ा परिवार को दुख देके गई है बच्ची। बात सिर्फ इतनी थी कि 5,000 रुपए चाहिए थे, पिता की हैसियत नहीं थी, वो सिर्फ 3,000 रुपए दे पाया। जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये जो खबर है वो बिल्कुल हर माँ बाप के लिए है और हर उन बच्चों के लिए है जिन्हें समझना चाहिए कि उनकी माँ बाप की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस तरीके से वो उस बच्चे को पाल रहे हैं, और सिर्फ 2,000 रुपए कम मिलने की वजह से इस तरह की जो हरकतें हैं वो माता पिता को बहुत दुख भी देती हैं। तो इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में इतना ही। आप बने रहे आनंद 24/7 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।